नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर आज पटना में एनडीए की कई बड़ी बैठकें होनी है। मौजूदा विधानसभा आज भंग हो जाएगी, जिससे नई सरकार के लिए प्रशासनिक मंच तैयार होगा। वहीं नीतीश कुमार अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपकर नई सरकार के गठन का दावा भी पेश करेंगे। इस बार बीजेपी, जेडीयू और हम अपने पुराने मंत्रियों को रिपीट करेगा या नहीं, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर तस्वीर भी साफ हो सकती है। इधर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के विधायक पिछली बार एक भी नहीं थे, ऐसे में उनकी पार्टी के चेहरे नए कैबिनेट में हो सकते हैं। वहीं डिप्टी सीएम को लेकर जो पेच फंसा है, उस पर भी बड़ा फैसला लिया जाएगा। वहीं विपक्ष में जबरदस्त बवाल मचा है। अपनी हार को तेजस्वी यादव स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वो वोट चोरी का रोना रो रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि नई सरकार के गठन के आज होने वाली बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, क्यों विपक्ष में मचा है बवाल। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आज का दिन बिहार की सियासत के लिए काफी अहम होने वाला है। एनडीए की कई बड़ी बैठकें होने वाली हैं, तो कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठकें? देखिए, केवल एनडीए की नहीं है, एनडीए पार्टनर्स की भी है जी। एक मीटिंग एनडीए की होगी, जिसमें यह तय किया जा रहा है कि कितने कितने मंत्री किस पार्टी के कल शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के समय मुख्यमंत्री के साथ कितने मंत्री होंगे और उसके बाद कैबिनेट का फार्मूला क्या डेवलप होगा, स्पीकर किसके पास रहेगा, क्योंकि इस बार दावेदारी जनता दल यूनाइटेड ने भी कर दी। ये जदयू को दावेदारी करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी कर दी है। तो अब ये बात चल रही है कि स्पीकर अगर आपका होगा तो फिर ये कुछ पोर्टफोलियो हैं, जिसमें होम मिनिस्ट्री है, जिसमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री है, ये सारे मिनिस्ट्री में से एक आध जदयू को भी मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी अब लगभग सहमति इस बात की बनी कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। पिछले बार भी स्पीकर उनके पास था, तो इस बार भी स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का होगा। लेकिन कैबिनेट की चर्चा अभी चल रही है, तो एनडीए के कोऑर्डिनेशन की जो बात हुई, उसमें लगभग ये तय माना जा रहा है कि अभी जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसमें तकरीबन 19 से 20 मंत्रियों का शपथ होगा। जो 19-20 मंत्री होंगे, डिप्टी सीएम भी होंगे, सीएम भी होंगे, और कुछ जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, जो कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं, जिनको ये माना जा रहा है कि इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। जैसे चिराग पासवान की अपनी मीटिंग है, उनको अपने कोटे से मंत्री बनाना है, उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। जैसे हम में और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, दोनों में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, इनको मीटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। ये तो सीधे तौर पर मान कर बैठे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा है, वो मंत्री बन जाएगी इनके कोटे से। और हम में यानी जीतन राम मांझी, उनके बेटे ये संतोष कुमार सुमन है, वो मंत्री बन जाएंगे। ये लोग तो अपना तय करके रखे हैं। इसीलिए दूसरे स्तर पर चिराग पासवान की पार्टी को कहा गया है अभी 2 मंत्री। बाद में जो कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, उसमें यह तय किया जाएगा कि किसको ज्यादा किसको कम, या अचानक से सारे मंत्रियों का शपथ एक साथ नहीं हो सकता। तो इसलिए अभी जो तरीके डेवलप किए गए हैं, क्योंकि अभी कैबिनेट को लेकर चर्चा चल रही थी। एनडीए की बैठक जब चली जनता दल यूनाइटेड के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, तो जदयू की तरफ से कुछ डिमांड रखे गए थे कि पिछली बार की तरह नहीं होना चाहिए, इस बार कैबिनेट में भी हमारी जगह ज्यादा हो, सीटें ज्यादा आई है। लेकिन सीटों का कोई मतलब बनता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात कही गई थी कि सीटों का अगर यही फार्मूला होता, सीटों के अनुसार ही बात होती, तो पिछली बार मुख्यमंत्री का पद तो नीतीश कुमार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। वो छोटी पार्टी थी, और बड़ी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी है, और उसमें भी छोटे बड़े के बीच का अंतर छोटा मोटा नहीं था, लगभग 30-31 विधायकों का अंतर था। और उस समय भी भाजपा की तरफ से ये तो दावेदारी कभी की नहीं गई कि मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार चली, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये सीटों की बात नहीं है, ये बात है मुख्यमंत्री और कैबिनेट में बैठे दूसरे मंत्री। मुख्यमंत्री का पद यानी कि पूरे लीडरशिप पर आपका कब्जा है। बिहार की सरकार यानी नीतीश की सरकार कही जाएगी किसी भी जगह पर। जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ हैं, तो योगी की सरकार कही जाती है।
हिमंता की सरकार कही जाती है या धामी की सरकार कही जाती है, सिद्धारमैया की सरकार कही जाती है, सुक्खू की सरकार कही जाती है, तो ये मुख्यमंत्री एक बड़ा ऐसा अहम पद है जिसके बाद डिमांड की लिस्ट आपकी छोटी होनी चाहिए। अगर डिमांड की लिस्ट छोटी है तो इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को, जो कि सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी मुख्यमंत्री का पद आपको ही सौंप रही है, क्योंकि पहले से ही ये केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर लिया था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी। अगर ये बात पहले से होता कि जो बड़ी पार्टी रहेगी उसी का मुख्यमंत्री होगा, ये विधायक दल का नेता तय कर लेंगे, यानी कि विधायक दल का नेता तय करने का मतलब होता है बड़ी पार्टी के नेता के, तो ये कंफ्यूजन नहीं था। तो अभी कैबिनेट को लेकर खींचतान तो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि सब स्मूथ तरीके से चल रहा है। दूसरे स्तर पर जनता दल यूनाइटेड की अलग बैठक चल रही है। ये बैठक जो अपने पार्टी के नेताओं को और उसके मंत्री बनाने को लेकर है, जैसे ये कुशवाहा, उमेश कुशवाहा, इनको भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ये बिहार प्रदेश के जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं। राजीव सर, इस खबर ये भी आ रही है कि आज अमित शाह भी बिहार आ सकते हैं। बिल्कुल, वो बैठक चल रही है, बिहार आ सकते हैं। जैसे कि एनडीए की बैठक की बात किए, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की अलग बैठक है और उसमें भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक होने वाली है। उसके लिए जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं केशव मौर्य को जी, इन लोगों को पर्यवेक्षक बनाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन होगा, यानी कि विधायक दल का नेता तो भारतीय जनता पार्टी का भी होगा, एक सदन के अंदर तो कोई नेता होना चाहिए, उस नेता के चुनाव की प्रक्रिया होगी। उसमें ये भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तवड़े, ये सारे लोग हैं जो अपने नेता से, यानी कि 89 विधायकों के साथ बैठक में बातचीत हो रही है और उन लोगों के बीच कुछ विधायकों के साथ, जैसे 10 का ग्रुप बन गया, 15 का ग्रुप बन गया, उन ग्रुप्स में भी ये चर्चा हो रही है कि बेहतर कैंडिडेट मंत्री का कौन हो सकता है, विधायक दल का नेता किसे बनाया जा सकता है, और साथ ही इनके अलावा स्पीकर के लिए सुटेबल कैंडिडेट कौन होगा जो सदन को ऐसे चलाए जिसमें यह दिखाई पड़े कि उसकी गरिमा है। बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सवाल ये नहीं है कि विपक्ष क्या करेगा, क्योंकि विपक्ष में बैठी पार्टियों के पास छोटी संख्या है। अब आगे अगर तेजस्वी यादव की पार्टी है, राजद में अगर थोड़े बहुत इधर उधर होता है तो कल होके उनको नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आने के लिए स्पीकर से ही रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर 25 नहीं 23 हो गया, 1-2 विधायक भी इधर उधर चले गए तो कैसे नेता प्रतिपक्ष बनोगे? 10% का आंकड़ा नहीं होगा आपके पास। तो ये सारी कवायद चल रही है जिसमें नीतीश कुमार से उम्मीद की जा रही है कि थोड़ा सा वो एक्टिव हों इन मामलों में, अपने नेताओं पर थोड़ा कंट्रोल रखें और भारतीय जनता पार्टी से कम बातचीत में ये हो कि आगे जो अभी 6 मंत्रियों की बात चल रही है कि 6 या 7, ये दोनों से अगर बराबर अभी के समय में बराबर रख लो। अगर 14 मंत्री इनके हो जाएंगे, 4-5 उनके हो जाएंगे, यानी कि चिराग पासवान के, उपेंद्र कुशवाहा हम के, और उसके बाद नीतीश कुमार हो जाएंगे, डिप्टी सीएम हो जाएंगे, तो इतने मिला के अगर 19-20 लोगों का शपथ हो जाए काफी है। बाद में जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा तो इतना फोकस नहीं होता सबका कि किसके कोटे से कितना आया, किसके कोटे से कितना आया, तो उसमें नीतीश कुमार को एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसी संभावना दिख रही है। इसलिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी जो मैंडेट इतना बड़ा मिला है उससे नीतीश कुमार की थोड़ी टेंशन तो है ही कि भाजपा बड़ी पार्टी नहीं बनी, बहुत बड़ी पार्टी बन गई है। और जो एनडीए में चल रहा है कि एनडीए माइनस नीतीश कुमार भी सरकार बनाने की क्षमता रखती है, तो इसके कारण विपक्ष में जाने की संभावना बंद हो गई है। नीतीश कुमार अगर जाएंगे आरजेडी के पास तो ये नीतीश कुमार की पार्टी ही अपने आप में बिखर जाएगी। तो ये सारी संभावनाएं ऐसी बन चुकी है जिसमें थोड़ी परेशानी तो नीतीश कुमार के साथ भी है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी में इस वक्त अगर बिहार की सियासत में कोई नजर आ रहा है तो वो तेजस्वी यादव है, जो पारिवारिक चुनौतियों से भी जूझ रहे हैं और पार्टी की जो चुनौतियां हैं वो तो बरकरार है। देखिए, तेजस्वी यादव की समस्या तेजस्वी यादव खुद है, क्योंकि उनको जो आगे की रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि वो प्रशांत किशोर नहीं है कि आगे उनको जूझना पड़ेगा। प्रशांत किशोर के लिए समस्या अलग है कि वो एक भी सीट इनके पास नहीं है, पार्टी का संगठन पहले से नहीं है,
पहले चुनाव में 0 पर आउट हो गए, आगे 5 साल तक आप करोगे क्या? क्या आरटीआई करते रहोगे अलग अलग क्षेत्रों में? आपके नेता आपके साथ क्यों रहेंगे? ये चुनौती प्रशांत किशोर के साथ है। अब तेजस्वी यादव के साथ चुनौती है दूसरे लेवल की। उनकी एक एस्टेब्लिश पार्टी है, इस पार्टी में इनकी परंपरागत तरीके से एक वोट आधार है, लोगों का जो इनके समर्थक है उनका भरोसा है। तो आगे की रणनीति इसकी क्या होनी चाहिए? आगे की रणनीति पहले नेताओं के बीच अपनी विश्वसनीयता बहाल करना। अब परिवार में ही जूझ रहा है तो विश्वसनीयता नहीं होगी। तो इसलिए जो अभी तेजस्वी यादव खुद के लिए चुनौती बने हुए हैं कि लोगों के बीच, यानी कि जो उनके जीते हुए विधायक हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके उनका भरोसा जीते, वो नहीं हो पा रहा। संगठन के लोग जो बार बार दावेदारी कर रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, कुछ समय तो दूसरे लोगों को भी दो, और चाहे डमी के तौर पर ही सही। डमी के तौर पर मतलब जैसे कांग्रेस में ये डमी है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उसी तरह डमी के तौर पर ही सही आप एक बार मौका तो दो। इन लोगों को कम से कम ये कहने का मौका तो नहीं मिले ये बिल्कुल परिवारवादी पार्टी। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के बदले किसी और को बना दो, कोई तो नेता बनाओ। भले ही तेजस्वी यादव के लिए नेता प्रतिपक्ष रहे न रहे, उनकी भूमिका पार्टी में कमजोर नहीं होगी। लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अब लालू प्रसाद यादव क्यों रहे, जबकि उनको पता है कि उनका स्वास्थ्य है जो उनके अनुकूल नहीं है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान वो 1-2 बार बाहर निकले रोड शो करने के लिए, हाथ हिलाने के लिए, वो किसी मंच पर भाषण देते हुए नजर नहीं आए। वो उनका अंदाज जो पहले वाला था वो दिखा नहीं। तो ऐसी स्थितियों में आप कम से कम सांकेतिक तौर पर दूसरे को सामने लाओ और इन लोगों के सामने ये चुनौती बनाओ कि नहीं नहीं, ये परिवारवादी पार्टी सिर्फ नहीं है, ये दूसरे लोगों का भी ख्याल रखती है। तो अभी समस्या बढ़ गई है तेजस्वी के नियंत्रण को लेकर, कंट्रोल को लेकर, इसलिए लालू यादव को बाहर आना पड़ा है कि नहीं नहीं हम सब ठीक कर देंगे, ये तेजस्वी यादव से संभल नहीं पा रहा तो हम ठीक कर देंगे, परिवार को भी ठीक करेंगे, संगठन को भी ठीक करेंगे, नेताओं को भी ठीक करेंगे। मतलब कंट्रोल तेजस्वी यादव के हाथों से छिन गया है। लालू यादव थोड़े समय के लिए कमान संभाल लिए हैं, अब आगे देखते हैं कितने दिनों तक राजद इस स्थिति में रहता है, क्योंकि ये जो बिखराव हुआ है राजद के अंदर, अभी यादवों की बात की जाती है, सबसे ज्यादा यादव विधायक, सबसे ज्यादा यादव का इनका समर्थन, लेकिन समस्या दूसरी तरफ जा रही है। अभी जो पूरे विधानसभा चुनाव के बाद परिणाम आए, पिछली बार 2020 में 55 विधायक थे यादव से, लेकिन इस बार 28 हो गया। अब 28 भी संख्या उलट चुका है, मतलब एनडीए के खेमे में 15 यादव विधायक हैं, और इस महागठबंधन में जो यादवों के वोट पर नजर डाले हुए रहता है कि नहीं नहीं मेरा बेस वोट तो यादव है, मुस्लिम है, तो यादव के उसके 13 ही विधायक हैं। अब एनडीए उसमें भी आगे बढ़ गया, अब ये विधायक सामने जाएंगे, ये मंत्री भी बनेंगे। तो अब ये संकेत मिल रहा है कि देखो, पहले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बना दिया, यादव है। एक भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया, यादव है। अब यहां पर यादव विधायक ज्यादा हो रहे हैं, तो ये ओबीसी में यादव के अलावा जो नन यादव ओबीसी ईबीसी की बात की जाती थी, अब तो उसमें यादव भी शामिल हो रहा है। तेजस्वी यादव की एक बड़ी समस्या ये भी है कि अगले 5 साल तक ऐसे ही बढ़ते रहा एनडीए और ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही यादवों में अपना पैठ बढ़ाता रहा, तो इस बार तो लड़ते झगड़ते हम राघोपुर से जीत गए, इनके विरोध में भी यादव ही था, लेकिन अगली बार हो सकता है वो भी सीट चली जाए और यादव वोट का शिफ्टिंग भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो जाए। राजू सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज होने वाली बैठकों में कई बड़े फैसलों पर मोहर लगने वाली है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही नई सरकार के गठन के दावे के साथ नए मंत्रिमंडल में शामिल नामों का खुलासा भी कर दिया जाएगा। यानी आज का दिन बिहार की सियासत के लिए काफी अहम है। वहीं विपक्ष में आज भी टकराव और घमासान की खबरें सामने आती रहेंगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।